जब उलझन हो जाए जिंदगी के साथ से तो जुड़ना कहानी वाली रात से। नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि जो घटनाएं घटित हो जाती हैं मनुष्य उनको कहानी के रूप में याद रखता है। ऐसी ही कहानी है शहरयार और शाहजमा की कहानी। फारस देश भी हिंदुस्तान और चीन के समान था और कई नरेश उसके अधीन थे। वहाँ का राजा महाप्रतापी और बड़ा तेजस्वी था और अपने न्याय प्रिय होने के कारण प्रजा का प्रिय था। उस बादशाह के दो बेटे थे जिनमें बड़े लड़के का नाम शहरयार और छोटे लड़के का नाम शाहजमा था। दोनों राजकुमार गुणवान वीर धीर और सिलवान थे। जब बादशाह का देहांत हुआ तो शहजादा शहरयार गद्दी पर बैठा और उसने अपने छोटे भाई को, जो उसे बहुत मानता था, तातार देश का राज्य, सेना और खजाना दिया। शहजादा अपने बड़े भाई की आज्ञा में तत्पर हुआ और देश के प्रबंध के लिए समरकंद को, जो संसार के सभी शहरों से उत्तम और बड़ा था, अपनी राजधानी बनाकर आराम से रहने लगा। जब उन दोनों को अलग हुए 10 वर्ष हो गए तो बड़े ने चाहा कि किसी को भेजकर उसे अपने पास बुलाए। उसने अपने मंत्री को उसे बुलाने की आज्ञा दी और मंत्री यह आज्ञा पाकर बड़ी धूमधाम से विदा हुआ। जब वह समरकंद शहर के समीप पहुंचा तो शाहजमा यह समाचार सुनकर उसकी अगुवानी को सेना लेकर अपनी राजधानी से रवाना हुआ और शहर के बाहर पहुंचकर मंत्री से मिला। वह उसे देखकर प्रसन्न हुआ। शाहजमा अपने भाई शहरयार का कुशल क्षेम पूछने लगा। मंत्री ने शाहजमा को दंडवत कर उसके भाई का हाल कहा। वह मंत्री बादशाह शहरयार का परम आज्ञा पालक था और उससे प्रेम करता था। शाहजमा ने उससे कहा कि भाई, मेरे अग्रज ने तुम्हें मुझे लेने को भेजा है। इस बात से मुझको अत्यंत हर्ष हुआ। उनकी आज्ञा मेरे सिरोधार्य है। अगर भगवान ने चाहा तो 10 दिन में यात्रा की तैयारी करके और शासन में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हारे और तुम्हारी सेना के लिए खाने पीने का प्रबंध सब यहीं हो जाएगा, अतः तुम इसी स्थान पर ठहरो। अतः उसी स्थान पर खाने पीने आदि की व्यवस्था कर दी गई और वे वहां रहे। इस अवसर पर बादशाह ने यात्रा की तैयारियां की और अपनी जगह अपने विश्वास पात्र मंत्री को नियुक्त किया। एक दिन सायं अपनी बेगम से, जो उसे अति प्रिय थी, विदा ली और अपने सेवकों और मुसाहिबों को लेकर समरकंद से चला और अपने खेमे में पहुंचकर मंत्री के साथ बातचीत करने लगा। आधी रात होने पर उसकी इच्छा हुई कि एक बार बेगम से फिर मिलाऊं। वह सबसे छुपकर अकेला ही महल में पहुंचा। बेगम को उसके आने का संदेह तक न था। वह अपने एक तुच्छ और कुरूप सेवक के साथ सो रही थी। शाहजमा सोचकर आया था कि बेगम उसे देखकर अति प्रसन्न होगी। उसे दूसरे मर्द के साथ सोते देखकर एक क्षण के लिए उसे काट मार गया। कुछ संभलने पर वह सोचने लगा कि कहीं मुझे दृष्टिभ्रम तो नहीं हो गया, लेकिन भली भांति देखने पर भी जब वही बात पाई तो सोचने लगा कि यह कैसा अनर्थ है कि मैं अभी समरकंद नगर की रक्षा भीति से बाहर भी नहीं निकला और ऐसा कर्म होने लगा। वह क्रोधाग्नि में जलने लगा और उसने तलवार निकालकर ऐसा हाथ मारा कि दोनों के सिर कटकर पलंग के नीचे आ गए। इसके बाद दोनों शवों को पिछवाड़े की खिड़की से नीचे गड्ढे में फेंककर वह अपने खेमे में वापस आ गया। उसने किसी से रात की बात न बताई। दूसरे दिन प्रातः ही सेना चल पड़ी। उसके साथ के और सब लोग तो हंसी खुशी रास्ता काट रहे थे, किंतु शाहजमा अपनी बेगम के पाप कर्म को याद करके दुखी रहता था और दिनों दिन उसका मुंह पीला पड़ता जाता था। उसकी सारी यात्रा इसी कष्ट में बीती। जब वह हिंदुस्तान की राजधानी के समीप पहुंचा और शहरयार ने यह सुना तो वह अपने सारे दरबारियों को लेकर शाहजमा की अभ्यर्थना के लिए आया। जब दोनों एक दूसरे के पास पहुंचे तो अपने अपने घोड़े से उतरकर गले मिले और कुछ देर तक एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछकर बड़े समारोह पूर्वक रवाना हुए। शहरयार ने शाहजमा को उस महल में ठहराया जो उसके लिए पहले से सजाया गया था और जहां से उद्यान दिखाई देता था। वह महल बड़ा और राजाओं के लिए स्वागत योग्य था। फिर शहरयार ने अपने भाई से स्नान करने को कहा। शाहजमा ने स्नान करके नए कपड़े पहने और दोनों भाई महल के मंच पर बैठकर देर तक वार्तालाप करते रहे। सारे दरबारी दोनों बादशाहों के सामने अपने अपने उपरयुक्त स्थान पर खड़े रहे। भोजनों उपरांत भी दोनों बादशाह देर तक बातें करते रहे। जब रात बहुत बीत गई तो शहरयार अपने भाई को अतिथि गृह में छोड़कर अपने महल को चला गया।
शाहजमा फिर शोकाकुल होकर अपने पलंग पर आंसू बहाता हुआ लौटता रहा। भाई के सामने वह अपना दुख छुपाए रहा, लेकिन अकेला होते ही उस पर वही दुख सवार हो गया और उसकी पीड़ा ऐसे बढ़ गई जैसे उसकी जान लेकर ही छोड़ेगी। वह एक क्षण के लिए भी अपनी बेगम का दुष्कर्म भुला नहीं पाता था। वह अक्सर हाय हाय कर उठता और हमेशा ठंडी सांसें भरा करता। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। इसी दुख और चिंता में उसका शरीर धीरे धीरे घुलने लगा। शहरयार ने उसकी यह दशा देखी तो विचार किया कि मैं शाहजमा से इतना प्रेम करता हूँ और उसकी सुख सुविधा का इतना ख्याल रखता हूँ, फिर भी सदैव ही इसे शोक सागर में निमग्न देखता हूँ। मालूम नहीं इसे अपने राज्य की चिंता खाई जाती है या अपने बेगम का विछोह सताता है। मैंने इसे यहाँ बुलाकर बेकार ही इसे शोक संताप में डाल दिया। अब उचित होगा कि इसे समझा बुझाकर और उत्तम भेंट वस्तुएं देकर समरकंद वापस भेज दूं, ताकि इसका दुख दूर हो सके। यह सोचकर उसने हिंदुस्तान देश की बहुमूल्य वस्तुएं थालों में लगाकर शाहजमा के पास भेजी और उसका जी बहलाने के लिए तरह तरह के खेल तमाशे करवाए। लेकिन शाहजमा की उदासी कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ती ही गई। फिर शहरयार ने अपने दरबारियों से कहा कि सुना है कि यहाँ से 2 दिनों की राह के बाद एक घना जंगल है और वहाँ अच्छा शिकार मिलता है, इसलिए मैं वहाँ शिकार खेलने जाना चाहता हूँ। तुम लोग भी तैयार होकर मेरे साथ चलो और शाहजमा से भी चलने को कहो, क्योंकि शिकार में उसका जी लगेगा और उसका चित्त प्रसन्न होगा। शाहजमा ने निवेदन किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण मुझे शिकार पर जाने से माफ़ करें। शहरयार ने कहा, अच्छी बात है, अगर तुम्हारा यहीं रहने का जी चाहता है तो रहो, लेकिन मैं तैयारी कर चुका हूँ। मैं अपने भृत्यों के साथ शिकार के लिए जाता हूँ। शहरयार के जाने के बाद शाहजमा ने अपने निवास स्थान के द्वार अंदर से बंद कर लिए और एक खिड़की पर जा बैठा। वहां से शाही महल का उद्यान दिखाई देता था। शाहजमा सुवासित पुष्पों और पक्षियों के कलरव से अपना जी बहलाने लगा, लेकिन माकान और बाग की शोभा से जी बहलाने पर भी उसे अपनी पत्नी के दुराचार की कचोट बनी रहती। जब संध्या हुई तो शाहजमा ने देखा कि राजमहल का एक चोर दरवाजा खुला और उसमें से शहरयार की बेगम 20 अन्य स्त्रियों के साथ निकली। वे सब उत्तम वस्त्रों और अलंकारों से शोभित थीं और इस विश्वास के साथ कि सब लोग शिकार पर चले गए हैं, बाग में आ गईं। शाहजमा खिड़की में छुप कर बैठ गया और देखने लगा कि वे क्या करती हैं। दासियों ने उन लबादों को उतार डाला जो पहनकर वे महल से निकली थीं। अब उनकी सूरत स्पष्ट दिखाई देने लगी। शाहजमा को देखकर आश्चर्य हुआ कि जिन 20 को उसने स्त्री समझा था उसमें से 10 हबशी मर्द थे। उन 10 ने अपनी अपनी पसंद की दासी का हाथ पकड़ लिया। सिर्फ बेगम बगैर मर्द की रह गईं। फिर बेगम ने आवाज दी, मसूद मसूद। इस पर एक हष्टपुष्ट हबशी युवक जो उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा में था, एक वृक्ष से उतरकर बेगम की ओर दौड़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। उन 11 हबशियों ने 10 दासियों और बेगम के साथ क्या किया उसका वर्णन मैं लज्जावश नहीं कर सकूंगा। इस भांति वे आधी रात तक बाग में विहार करते रहे। फिर बाग के हौज में नहाकर बेगम और उसके साथ आए 20 मर्द औरतों ने अपने कपड़े पहने और जिस चोर दरवाजे से आए थे उसी से महल में चले गए और मसूद भी बाग की दीवार फांदकर बाहर चला गया। यह कांड देखकर शाहजमा को घोर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि मैं तो दुखी हूँ ही, मेरा बड़ा भाई मुझसे भी अधिक दुखी है। यद्यपि वह अत्यंत शक्तिशाली और वैभवशाली है, तथापि इस दुष्कर्म को रोकने में असमर्थ है। फिर मैं इतना शोक क्यों करूं? जब मुझे मालूम हो गया कि यह नीच कर्म संसार में अक्सर ही होता है, तो मैं बेकार ही स्वयं को शोक सागर में डुबोए दे रहा हूँ। यह सोचकर उसने सारी चिंता छोड़ दी और साधारण रूप से रहने लगा। पहले उसकी भूख मिट गई थी, अब वह जाग गई और वह नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजक मंगाकर खाने लगा और संगीत नृत्य आदि का आनंद लेने लगा। जब शहरयार शिकार से लौटा तो शाहजमा ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उसका स्वागत किया। शहरयार ने उसे शिकार किए हुए बहुत से जानवर दिखाए और कहा कि बड़े खेद की बात है कि तुम शिकार पर नहीं गए, वहाँ बड़े आनंद की जगह है। शाहजमा बादशाह की हर बात का उत्तर हंसी खुशी देता था। शहरयार ने सोचा था कि वापसी पर भी शाहजमा को दुख और शोक में डूबा पाएगा, लेकिन इसके विपरीत उसे प्रसन्न और संतुष्ट देखकर बोला, अय भाई, भगवान को बड़ा धन्यवाद है कि मैंने थोड़ी ही अवधि में तुम्हें प्रसन्न और व्याधि मुक्त देखा।
अब मैं तुम्हें सौगंध देकर एक बात पूछता हूँ, तुम वह बात जरूर बताना। शाहजमा ने कहा, जो बात भी आप पूछेंगे मैं अवश्य बताऊंगा। शहरयार ने कहा, जब तुम अपनी राजधानी से यहाँ आए थे तो मैंने तुम्हें शोक सागर में डूबा देखा था। भांति भांति के खेल तमाशे करवाए, किंतु तुम्हारी दशा जैसी की तैसी रही। मैंने बहुत सोचा कि इस दुख का कारण क्या हो सकता है, किंतु इसके सिवा कोई कारण समझ में नहीं आया कि तुम्हें अपनी बेगम के बिछोह का दुख है और राज्य प्रबंध की चिंता है। किंतु अब क्या बात हुई जिससे तुम्हारा दुख और चिंता दूर हो गई? सहजमा यह सुनकर मौन रहा, किंतु जब शहरयार ने बार बार यही प्रश्न पूछा तो वह बोला, आप मेरे मालिक हैं, मुझसे बड़े हैं। मैं इस प्रश्न का उत्तर न दूंगा क्योंकि इसमें बड़ी निर्लज्जता की बात है। तो मैं जितेंद्र यादव विदा लेता हूँ आपसे। फिर मुलाकात होगी इसी कहानी के दूसरे एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि फिर आएगी कहानी वाली रात।